Hi. So where were we yesterday, years? We were talking about that Tutankhamun. He changed his name, and he was the one of the mummiest to be scanned like a living person. वह पहले ऐसी मम्मी थी जो जिंदा लोगों की तरह स्कैन कर दी गई थी। यानी जिस तरह जिंदा लोगों का सीटी स्कैन होता है, इस तरह टट की बॉडी का स्कैन हुआ था। और वह पहली ऐसी मम्मी थी जिसका इस तरह से स्कैनिंग की गई थी फुल बॉडी की, जैसे जिंदा लोगों की जाती है। और मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, और जिस तरह उसके कंट्री मैन गए थे, यानी जब जो मरे हुए लोग उससे पहले मर गए थे, उनके पास वह बड़े ही रीगली जा रहा था, यानी बड़े ही ठाट बाट से, बड़े ही राजसी तरीके से उनके पास जा रहा था। सो अब आगे देखते हैं स्टोरी। A city machine scanned the mummy head to toe, creating a 1,700 digital X-rays images in cross section. उस सिटी स्कैन की मशीन ने उस मम्मी को सर से लेकर पांव तक, हेड टू टोए, 1700 डिजिटल यानी 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज खींचते हुए क्रॉस सेक्शन में उसको स्कैन किया था। यानी 1700 इमेज खींचते हुए सर से लेकर पैर तक उस पूरी मम्मी को उस सिटी स्कैन की मशीन ने स्कैन किया था। टट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स टेक्स ऑन eerie डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज। टट का जो हेड था उसको 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस के हिसाब से उसको स्कैन किया गया था, जिसके स्ट्रक्चर को समझना बड़ा ही इंट्रिकेट था। इंट्रिकेट का मतलब होता है वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में बहुत मुश्किल होता है। तो उसके जो सिर की जांच की गई थी 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस के अकॉर्डिंग की गई थी, जिनको समझना बड़ा ही एक मुश्किल काम था, उसके सर के स्ट्रक्चर को समझना। और इसने उसके बारे में एक ईरी डिटेल्स दी। ईरी यानी थोड़ी बिज़ार मीन्स थोड़ी स्ट्रेंज, अजीब सी, यानी और ऑफुल भी कह सकते हैं, भयंकर सी। तो बड़ी ही भयानक और बड़ी ही अजीब सी उन फ़ोटोज़ ने उसके सिर के बारे में डिटेल्स दी। फ़ोटोज़ कितने थे? कोई 1700 के आसपास डिजिटल इमेजेस थे। विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम of specialists in radiology, forensic, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a glided burial shrine protected for so long. तट की पूरी बॉडी को एक एक समान यानी सिमिलरली रिकॉर्ड करने के साथ साथ एक स्पेशलिस्ट की टीम ने, जिनमें रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट थे, फॉरेंसिक थे, और एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान के एक्सपर्ट थे, उन्होंने उसके सारे सीक्रेट को जांचना यानी प्रोब करना शुरू कर दिया, जिस बॉडी को अभी तक एक पंखों वाली देवी ने, विंग्ड गॉडेस ने, अभी तक उसको प्रोटेक्ट कर रखा था इतने सारे टाइम तक। सो नेक्स्ट पैराग्राफ। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। उसी रात को, जिस दिन स्कैन करना था यानी स्कैन करने के लिए जो वर्कमैन थे, जो कार्य कर रहे थे, वो टट को उसकी टम्ब से बॉक्स में उठा कर ले गए। टम्ब यानी उसकी कब्र से उठाकर एक बॉक्स में वहाँ ले गए जहाँ उसकी स्कैनिंग होनी थी, जहाँ उसकी जांच होनी थी, उसकी बॉडी की, उसकी मम्मी की। लाइक पाल बियरर्स दे क्लाइम्ड a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner। क्या कहते हैं? तो पाल बियरर्स की तरह, पाल बियरर्स किसे कहते हैं? जो लोग अर्थी उठाया करते हैं उनको। तो अर्थी उठाने वालों की तरह वे भी एक रैंप पर चढ़े, उसकी बॉडी को लेकर। जिस तरह अर्थी को उठाते हैं लोग, उसी तरह उसकी बॉडी को उठाकर जो वर्कमैन थे वो उसको लेकर एक रैंप, एक स्लोप जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जिसे ढलान कहते हैं, तो एक ढलान पर वो लोग चढ़ गए।
जहाँ पर स्टेयर्स लगा था, सीढ़ियाँ यानी जीने का प्रबंध कर रखा था, और उस घूमते हुए सैंड आउटसाइड वहाँ वो उसकी बॉडी को लेकर चले गए। स्वर्लिंग कहते हैं घूमती हुई को, मूविंग सैंड आउटसाइड यानी घूमती हुई रेत का मतलब है कि बाहर रेत ही रेत उड़ रही थी चारों तरफ को। जैसे आपने देखा होगा कि एक स्वर्लिंग टाइप में जब जहाँ धूल ज़्यादा होती है, खासकर अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादा होते हैं, एक हवा गोल गोल से चलती रहती है और उसमें धूल उड़ती रहती है गोल गोल टाइप। तो वो स्वर्लिंग, उसे स्वर्लिंग कहते हैं। तो वो स्वर्लिंग वहाँ चारों तरफ हो रहा था। उस स्वर्लिंग में से होते हुए वे सीढ़ियों से होते हुए ढलान पर पहुँच गए और उन्होंने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर उस बॉडी को वो ले गए। हाइड्रोलिक का मतलब होता है जो किसी लिक्विड से कोई यंत्र चलता है, तो कोई मशीन है उनकी जो किसी कोई पेट्रोल या कोई चीज़ डालने से चलती है। तो उसके अंदर वे डेड बॉडी को ले गए, कहाँ पे, जहाँ पे स्कैनर रखा हुआ था, जहाँ पे उसकी बॉडी को स्कैन करना था। वो वर्कमैन उसकी बॉडी को उठाकर वहाँ ले गए। कहाँ से होते हुए? ढलान, जो ढलान पर होते हैं सीढ़ियों से होते हुए। ओके, किसकी तरह? पाल बेयरर्स की तरह। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. 20 मिनट लेटर क्या होता है कि 20 मिनट के बाद दो आदमी आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, इमर्ज होते हैं, जो स्प्रिंटेड भागते हुए जाते हैं। कहाँ पे? एक ऑफिस में, फॉर एन ऑफिस नियर बाई, जो सबसे नज़दीक ऑफिस था उसमें दो आदमी भागते हुए जाते हैं। कहाँ से निकल के? उसी उसी जगह से जहाँ पर वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रहे थे, जो ऊपर ढलान पे थी। तो वहाँ से अचानक बाहर दो आदमी निकल कर आते हैं और वो जो उनका नियरेस्ट ऑफिस था भाग कर उसमें घुसते हैं। क्यों घुसते हैं अभी देखना। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और एक जोड़ी, यानी दो कहो या एक जोड़ी कहो, बात तो एक ही है। विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक, है ना। तो दो प्लास्टिक के फ़ैन लिए या एक जोड़ी प्लास्टिक के फ़ैन लिए वहाँ से वापस लौटते हैं। यानी उनका फ़ैन ख़राब हो गया। फ़ैन का क्या काम होता है? ये मशीन को ठंडा करते हैं। जैसे हर एक, जैसे कंप्यूटर में फ़ैन हो लगे होते हैं, आपके जो मोटर होती है बिजली की उसमें फ़ैन लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें फ़ैन लगे होते हैं, ठंडा करने के काम में आते हैं। तो दो प्लास्टिक के फ़ैन लेकर एकदम से लौटते हैं क्योंकि उनके फ़ैन ख़राब हो चुके थे। द $1,000,000 स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन। वो $1,000,000 के जो फ़ैन थे, यानी $1,000,000 के जो स्कैनर थे, स्कैनर की मूल्य क्या थी? $1,000,000। और $1,000,000 के स्कैनर के जो फ़ैन थे वो ख़राब हो चुके थे। किसकी वजह से? किसकी वजह से? सैंड की वजह। बिकॉज ऑफ सैंड, बिकॉज ऑफ मतलब होता है ड्यू टू, यानी की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, है ना। तो मिट्टी, वहाँ रेत ज़्यादा उड़ रहा था, वो रेत भर गया था उनमें, जो फ़ैन ख़राब हो चुके थे। कूलर फैन यानी ठंडे करने वाले पंखे ख़राब हो गए थे उनके, इसलिए वो दौड़ कर गए और एक जोड़ी फैन सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के उठाकर लेकर आए। कर्स ऑफ द फराव जोक ए गार्ड नर्वसली। एक गार्ड ने जोक मारा, मजाक में कहा। एक गार्ड ने, जो वहाँ गार्ड होते थे उस सेमेट्री में, उस कब्रिस्तान में, उसमें से एक गार्ड ने नर्वसली, दुखी होकर मजाक उनके साथ किया। क्या कहा? कर्स ऑफ द फराह, यानी ये फराहों का श्राप है। जो श्राप उन्होंने दिया था कि जो हमारे इस राजा को छेड़खानी करेगा उसके साथ कुछ बुरा होगा, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। और वह ऐसा मान रहा था गार्ड। उसने डरते डरते लेकिन मजाक में यह बात कह डाली कि ये फराहों का श्राप है। फराह कौन थे बेटा? फराह वो द डिनेस्टी ऑफ तुतनखामेन। ओके, ये तुतनखामेन की डिनेस्टी थी, उसका राजवंश था, इसी राजवंश से वो ताल्लुक़ रखते थे। सो इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। प्रोसीजर किसे कहते हैं? प्रक्रिया को, जी हाँ। तो इवेंचुअली यानी एट लास्ट, यानी इन द एंड। तो अंत में क्या होता है? द सब्स्टिट्यूट फैंस, यानी वो जो स्पेयर फैन थे, वो अतिरिक्त जो पंखे वहाँ ले गए थे एक जोड़ी, उन्होंने कार्य किया, है ना। वर्क वेल, उन्होंने अच्छे से कार्य किया। वर्क वेल इनफ, उन्होंने अच्छे से जितना कार्य करना था इतना, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में काम किया और उस प्रक्रिया को ख़त्म किया। After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over to the workman who carried him back to his dump. After checking that no data had been lost, यह चेक करने के बाद कि कोई भी डेटा हमसे खोआ नहीं है ना। हमारा उन्होंने चेक किया, पूरा बॉडी का सीटी स्कैन किया और यह भी चेक किया साथ साथ कि हमने कोई भी डेटा अपना नहीं खोया है। फिर उन्होंने क्या किया? द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन।
फिर उन टेक्नीशियंस ने उस बॉडी को वर्कमैन अपने मज़दूरों को सौंप दिया, अपने कार्य करने वालों को सौंप दिया, वर्कर्स को सौंप दिया और कहा जो वर्कर्स उसको वापस उसकी कब्र में ही ले गए। हु कैरिड हिम बैक टू हिज स्टम्प, जो वापस उसकी कब्र में उसको ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the Pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. Less than 3 hours, 3 घंटों से भी कम, आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, अपने ताबूत से 3 घंटे पहले निकालने से भी कम समय में, यानी उसको ताबूत से निकले 3 घंटे हुए थे, 3 घंटे भी नहीं हुए थे, लेस देन 3 आवर्स लिखा है। और उससे पहले ही उन्होंने उसको वापस उसी ताबूत में, उसी जगह, उसी कब्र में लिटा दिया जहाँ पर उसको कभी उसके प्रीस्ट, उसके पादरियों ने, उसके फादर्स ने उसको वहाँ लेटाया था, बहुत वर्षों पहले। दोबारा ये सेंटेंस रिपीट करता हूँ, जिस जगह पर, जिस कब्र में तुतनखामेन को उसके प्रीस्ट्स, उसके पादरियों ने बहुत टाइम पहले लेटाया था, उसी कब्र में इन कार्यकर्ताओं ने उसको अपना काम पूरा करके 3 घंटे से भी कम टाइम में वापस वहीं पे लेटा दिया, यानी पूरी प्रक्रिया 3 घंटों में पूरी हो चुकी थी, 3 घंटे से भी पहले। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग images of Tut on a computer screen. Back in the trailer, टेक्नीशियन, वापस जाते हुए एक टेक्नीशियन ने कुछ एस्टोनिशिंग इमेजेस खींची। एस्टोनिशिंग मतलब होता है जो चौंका दे, सरप्राइजिंग, शॉकिंग, जो शॉक करती हो आदमी को, जो भौचक्का कर दे, जो चौंका के रख दे। तो कुछ चौंकाने वाली तस्वीर एक टेक्नीशियन ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई, किसकी? टट की। A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. एक ग्रे हेड ने शेप लिया। उन्होंने जो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसका जो चित्र खींचा था टट का, अब वो उसको जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि सारी चीज़ बिखरी बिखरी पड़ी हुई थी, उसके हाथ पैर अलग कर दिए गए थे और वह इमेज साफ नहीं था उनके उसके अंगों के बिखरे होने की वजह से, लेकिन उन सबको जोड़कर देखते हैं। स्केटर यानी बिखरे हुए जो पिक्सल्स थे, जो डॉटेड थे कंप्यूटर पे, डॉट से छोटे छोटे, उन सारों को जोड़कर देखा जाता है और फिर क्या होता है, उसको टिल्ट किया जाता है। टिल्ट यानी घुमाया जाता है चारों दिशाओं में, इन एवरी डायरेक्शन। तो फिर क्या होता है, ये कहते हैं कि एक चेहरा सामने आता है, एक ग्रे हेड टुक शेप, है ना, एक सिर, एक चेहरा सामने आता है जिसको चारों तरफ घुमा के वो देखते हैं चारों डायरेक्शन में। अब नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in an anatomy class. फिर एक गर्दन इस तरह से दिखाई दी जैसे कि एक शरीर विज्ञानी यानी एक बायोलॉजी, एक एनाटॉमी की क्लास में साफ साफ दिखाई पड़ती है। अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड ए ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल। और जो अदर इमेजेस थे, जो दूसरे इमेज थे, उन्होंने क्या रिवील किया भाई? एक इमेज ने तो क्या दिखाया, उसकी गर्दन, उसका चेहरा दिखाया, और दूसरे इमेजेस ने क्या रिवील किया, क्या दिखाया, क्या उभारा, क्या चीज़ सामने लाई? और उसके हैंड्स सामने लाए, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज। रिब केज, रिब मैंने आपको बताया था पसली होता है, और रिब केज पसली का, जैसे सारी पसलियाँ जोड़ के एक बन जाता है ना, सारी पसलियाँ एक जगह, जो छाती का पार्ट होता है ना, सारी पसलियाँ एक पिंजरा सा बन जाता है। तो इसको वैसे कहते भी अस्थि पंजर ही है हिंदी में शायद। तो उन्होंने जो दूसरे मेज थे उसका हाथ भी दिखा दिया, कुछ अस्थि पंजर के चित्र दिखा दिए, और कुछ ट्रांजेक्शन्स यानी खोपड़ी के जो बीच का जो पार्ट था स्कल का, वो भी दिखा दिया। बट फॉर नो द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अभी क्या था, जो प्रेशर था वो ऑफ हो चुका था, उनके ऊपर अब इतना प्रेशर नहीं रहा। जो भाई वैज्ञानिक थे, जो टेक्नीशियन थे, जो उसकी खोजबीन कर रहे थे, अब उनका काम पूरा हो चुका था, कुछ भी डेटा उन्होंने नहीं खोया था और ठीक ठीक उन्होंने उसका आकलन कर लिया था। अब कहते हैं कि मेरे ऊपर अब कोई दबाव नहीं था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल्ड विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, पीछे को लेटकर, जैसे बैठ जाते हैं ना आदमी आराम के साथ, बिल्कुल कंफर्टेबल कुर्सी पे पीछे लग के, टांगे आगे को फैला के, पीछे सर करके पीछे को लेट जाते हैं ना, तो इस तरह जाही हवास कौन थे आपके याद होना चाहिए, मैंने बताया था, है ना, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस सारे
केस की। तो जाहिर हवास ने अपनी चेयर पर पीछे को कमर करते हुए बैठते हुए अच्छे से हंसते हुए कहा कि खैर कोई भी चीज़ गलत नहीं हुई है, नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि वास्तव में कोई भी चीज़ बुरी नहीं हुई है। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सैड, उसने कहा कि मैं पिछली रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया हूँ, नॉट फॉर अ सेकंड ही सैड। आई वॉज सो वरीड, मुझे बहुत चिंता थी, मैं बहुत चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, और अब मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और मैं सोऊंगा, है ना। अभी देखते हैं ध्यान से। म्यूरल, याद है म्यूरल मैंने क्या कहा था? पेंटिंग ऑन द वॉल्स, याद है ना, कि दीवार पर जो पेंटिंग्स, जो चित्र, जो कुछ राइटिंग्स लिखी होती है उसे म्यूरल कहते हैं, भित्ति चित्र जिसे हिंदी में कहते हैं। म्यूरल इन किंग टट्स टॉम शोविंग किंग टट विद ओरिसिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। ये उसकी उसकी कब्र की, मैंने बताता हूँ 26 या कुछ इतनी ही फीट गहरी थी, और उसकी जो दीवारें थी, अंदर की जो उसकी दीवारें थी, इंटरनल जो वॉल्स थी, उन पर ये चित्र बने हुए थे, ये भित्ति चित्र, ये दीवार पर उसके जो चित्र थे बने हुए थे। और इनमें क्या क्या दिख रहा था? तट जो था वो ओरिसिस के साथ था। ओरिसिस कौन है? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी मृत्यु के बाद का देवता, जहाँ भी मरकर जाते हैं उस देवता को दिखाते हैं। खैर, अब एक पैराग्राफ और रहा है, मुझे लगता था कि शायद लेसन खत्म हो चुका है, सो इसको भी पढ़ते हैं। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड। जिस समय हमने वह ट्रेलर छोड़ दिया, ट्रेलर का मतलब बेटा जो केस स्टडी वो लोग कर रहे थे वो, यानी वो सारा ट्रेलर अब खत्म हो चुका है। जब हमने वो ट्रेलर छोड़ा, ये कौन बता रहे हैं? जाही हवास बता रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जब हमने वो ट्रेलर छोड़ा और हम डिसेंडिंग कर रहे थे, यानी नीचे नीचे को आ रहे थे, किसी मेटल स्टेयर से, उस मेटल, वो कोई धातु की सीढ़ियाँ लोहे की ही होंगी, जो लोहे की सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे थे सैंडी ग्राउंड में, यानी मिट्टी वाली भूमि में, जहाँ मिट्टी ही मिट्टी चारों तरफ थी, रेत ही रेत था। तो क्या हुआ? द विंड हैड स्टॉप्ड, जो हवा थी रुक गई। यानी जब उन्होंने तट को, जाने ये इत्तेफाक था या क्या था, जब उन्होंने तट को, उस समाधि, उस कब्र से बाहर निकाला, तो एकदम से बहुत तेज़ हवाएं चल गई, चारों तरफ को धूल उठने लगी, सबकी आंखें उन्होंने अंधी बना दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने 3 घंटे से भी कम टाइम में अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी, और जैसे ही तट को उन्होंने वापस उसमें ही दफनाया, तो हवाएं बड़ी अजीब तरह से रुक गई। उन्हें बड़ा मतलब हैरानी हुई कि हमने इसकी कब्र से निकाला इसको, तो हवाएं चल रही थी बहुत बुरी तरह से, है ना, और इसको कब्र में वापस रखा तो फिर से हवाएं रुकने लग गई। ये बता रहे हैं, द विंटर एयर लेक कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। जो विंटर की एयर थी, विंटर एयर यानी सर्दियों में जो हवाएं चलती है ठंडी बिल्कुल, वो बहुत ही कोल्ड थी, बहुत ही ठंडी थी और स्टिल थी, है ना। स्टिल यानी बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडी, जैसी एसी बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे कर दी जाए। तो लाइक डेथ इटसेल्फ, वो खुद भी मृत्यु जैसी थी। जो वहाँ उस कब्रिस्तान में सर्दियों की रात में ठंडी चलने वाली हवाएं थी, वो खुद मौत जैसी थी, है ना। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, डिपार्टेड कहते हैं वो लोग जो मर चुके हैं, द पीपुल दैट हैड डाइड, यानी मरे हुए लोगों को डिपार्टेड कहते हैं, यानी जो डिपार्ट कर चुके हैं, जो प्रस्थान कर चुके हैं इस दुनिया से, है ना, उसको डिपार्टेड कहते हैं। डिपार्टेड सोल भी कहते हैं, डिपार्टेड भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो उस मरे हुए लोगों की घाटी में जो सर्दियों की हवाएं चल रही थी, वो बहुत ही ठंडी और एकदम स्टिल थी, मौत जैसी, खुद मौत जैसी लग रही थी हवा भी, इतनी खतरनाक थी। सर्दियों की हवा कभी आपने फील की है ना, तो आपको पता होगा कि सर्दियों की हवा रात में कैसी चलती है ना, आप समझ सकते हैं अच्छे से। Just above the entrance to Tutstum stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Orisis, the god of the afterlife, watching over the boy king. Just above the entrance to Tutstum, जो एंट्रेंस था, जो तट की जो कब्र का जो एंट्रेंस था, यानी जो प्रवेश द्वार था, उसमें क्या था? उसके ठीक ऊपर एक ओरियन, ओरियन था। और कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है जो हमारे ज्योतिष में ऊपर आसमान में तारे वगैरह होते हैं, नक्षत्र जिन्हें कहते हैं, वो नक्षत्र। तो जहाँ वो लेटा हुआ था उसके एंट्रेंस पर, उसके ठीक ऊपर एक नक्षत्र, एक तारा था, जिसको प्राचीन मिस्र में, प्राचीन इजिप्शियन यानी प्राचीन मिस्र के लोग क्या समझते थे? न्यू एज द सोल ऑफ द ओरिसिस, वो उसको ओरिसिस
की आत्मा समझते थे। उस तारे को, उस नक्षत्र को क्या समझते थे? ओरिसिस की आत्मा। ये ओरिसिस कौन है भाई? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। ये मृत्यु के बाद का देवता था। वॉचिंग ओवर द बॉडी किंग, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। उस छोटे राजा, उस जो राजा था, जो एक लड़का ही था, उसकी देखभाल करता रहता था। तो दोबारा देखते हैं। जहाँ पर तट लेटा हुआ था, उसकी कब्र के ठीक ऊपर, ठीक बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीध में ऊपर एक ओरियन था, कॉन्स्टलेशन, एक नक्षत्र, जिसको क्या समझा जाता था? प्राचीन इजिप्शियन यानी प्राचीन मिस्र के लोग उसको ओरिसिस की आत्मा समझते थे। ओरिसिस कौन था? ये मृत्यु का देवता था, जो उस राजा, उस छोटे राजा यानी तट की बॉडी की देखभाल करने के लिए वहाँ था। एक बात मैं बता दूं कि प्राचीन मिस्र के लोग बहुत ज़्यादा ज्योतिष में भी विश्वास करते थे, और इन्होंने ज्योतिष को काफ़ी डेवलप भी किया था। जो ज्योतिष विज्ञान आज सिमट कर रह गया है, जिसको आज बहुत कम लोग जानते हैं, वो भी एक तरह की साइंस है, और इन्होंने इसको काफ़ी डेवलप किया था। तो जैसे ये पिरामिड आपने देखे होंगे, पिरामिड जिस जिस एंगल में बने हुए हैं, उसी एंगल में 3 स्टार्स, बिल्कुल 3 तारे, जिन जो काफ़ी ब्राइट है, वो उनके ठीक ऊपर बिल्कुल जहाँ पे इनकी पीक है, पिरामिड्स की पीक जहाँ है, ऊपर बिल्कुल चोटी है, उसके ठीक ऊपर वो 3 स्टार्स है। तो उसी तरह से ये जो वहाँ के जो लोग थे, ज्योतिष में विश्वास करते थे, और उन स्टार के हिसाब से वो सारा काम करते थे। तो हो सकता है इन्होंने तट की बॉडी को उस स्टार्स के हिसाब से ही उसके नीचे ठीक दफनाया हो। तो ये कह रहे हैं कि उसके बॉडी के ऊपर, एकदम डेड बॉडी के ऊपर जहाँ उसकी मम्मी थी, एक ओरिसिस, एक कंस्टेलेशन, एक नक्षत्र, एक तारा था, जो इनका मानना ये था कि उसकी बॉडी की रक्षा करने के लिए वहाँ था, जिसका नाम ओरिसिस था, जिसको मृत्यु का देवता वो लोग समझते थे। खैर, लेसन कंप्लीट हो चुका है, और अब आप लोग इसको रिसाइट करेंगे और फिर से इसको रिपीट करेंगे, एंड नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर विल बी सेंट टू यू टुमारो। और लाइव क्लासेस के लिए सभी स्टूडेंट्स रेडी रहेंगे। So I will send web address to you. Then you will send me your request, and I will join you. I will approve this request. Then we will be continue our online classes face to face. Okay बेटा? So ध्यान रखेंगे अपना। लेसन कैसा लगा, इसको बार बार पढ़ेंगे। जब आप 4-5 बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से ये रिसाइट हो जाएगा, याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। Well, thank you for listening, and be kind to each other. Don't be jealous, and be happy. Thank you very much. Bye. Take care.